मेरे YouTube चैनल पे मैं हूं AK कश्यप। महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ यूपीएस और एनपीएस के बीच का जो आप पोर्टल को देख सकते हैं, अब आपके सामने यूपीएस और एनपीएस के सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। लेकिन इसे सबसे पहले समझना होगा कि अगर आप 2004 से लेकर अगर 2025 अप्रैल तक अगर आप अभी एनपीएस में हैं और अचानक अगर आपको यूपीएस में अगर मूव करना हो तो उस कंडीशन में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दोनों विकल्प हैं। एनपीएस में भी आप रह सकते हैं और यूपीएस में भी रह सकते हैं। लेकिन ये यूपीएस और एनपीएस को सेलेक्ट करने के लिए दो महत्वपूर्ण बातों को जानना जरूरी है। इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे कि जो सुपर एनुएशन सेवानिवृत्ति अधिवार्यता की स्थिति में जो राशि बन रहे हैं वह यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कितना बनेगा। तो इसको समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक ऐसा कैलकुलेशन जहां पे आपको 7th पे कमीशन के आधार पर यूपीएस के बेनिफिट्स को देखेंगे और ये जानेंगे कि क्या आने वाले समय में 8th पे कमीशन जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, तो वे कर्मचारी जिन लोग अभी एनपीएस में हैं उन्हें तो 8th पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा। लेकिन जब एनपीएस से यूपीएस में अगर वो जाएंगे तो क्या यूपीएस में 8वें वेतन आयोग से संबंधित उनको फिटमेंट फैक्टर का लाभ क्या के वेतन पे तो मिलेगा, लेकिन क्या जब वो यूपीएस को सेलेक्ट करेंगे तो यूपीएस के राशि का अमाउंट जो है सेवानिवृत्ति के मामले में क्या 8वें वेतन आयोग में ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो इस संदर्भ में समझेंगे। नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले आप देख सकते हैं NSDL EGOV के साइट पर आप जब जाएंगे तो आपके पास पहले एक विकल्प मिलता था। अगर आप इस साइट को पहले अगर आपने विजिट किया है तो आपके पास सब्सक्राइबर्स के लिए एक विकल्प आता था जो केवल नेशनल पेंशन सिस्टम से होता था, एनपीएस से होता था। अब आपके सामने ये दूसरा सब्सक्राइबर्स का भी विकल्प खुल रहा है, यानी एनपीएस या यूपीएस में से आपको अब यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आप इस साइट पे देख सकते हैं। लेकिन जब आप इस यूपीएस को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि एनपीएस में बहुत सारे फैक्ट को आप पहले से जान रहे हैं, लेकिन जब यूपीएस में आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आप अगर सेवानिवृत्ति के मामलों में, अधिवार्यता के मामलों में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा इसमें जरा समझेंगे। देखिए, एक कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन को समझने के लिए ये पीएफआरडीए ने अपने नोटिस में भी इस कैलकुलेशन को समझाया है। तो इसको देखिए कैसे समझेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर अधिवार्यता या 25 वर्ष की अहरक सेवा पूरी होने के पश्चात अगर VRS और FR 55J के अंतर्गत अगर सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान का व्याख्यात्मक उदाहरण क्या है। दोनों कंडीशन में एक कंडीशन को सबसे पहले यहाँ पे समझ लेना है कि जो आपको सेवानिवृत्ति की जो राशि मिलेगा वह VRS अगर आप लेते हैं तब मिलेगा, और या अपने पूरे सर्विस लेंथ को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको ये अधिवार्यता मिलेगा। 2-3 कंडीशन में आपको इसका बेनिफिट नहीं मिल सकता है। एक, जब आपकी सेवा बर्खास्तगी हो जाए। दूसरा, जब आप अपने पद से त्यागपत्र दे दें तब इस तरीके के बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएंगे। केवल 2 ही तरीके के बेनिफिट आपको मिल पाएगा। एक VRS के मुद्दा पर, तो यूपीएस में VRS लेने के लिए आपको कम से कम 25 वर्ष का अहरक सेवा होना जरूरी है। 25 वर्ष की अहरक सेवा VRS के लिए ज़रूरी है। तो जो लोग वॉलेंट्री रिटायरमेंट सर्विस स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं उन्हें 25 साल बतौर या तो एनपीएस सब्सक्राइबर के तौर पे वे कार्य कर चुके हैं या यूपीएस सब्सक्राइबर के तौर पे, तो वे लोगों का जो टाइम होगा वो 25 वर्ष का कैलकुलेशन वैसे ही किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ समझाया जा रहा है कि कैसे आपका सेवानिवृत्ति की राशि को कैलकुलेट किया जाएगा। तो आप अपने बेसिक के आधार पर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समझाया गया है 45,000 रुपया बेसिक के आधार पर। जो भी आपका बेसिक होता है तो आप उसे मूल वेतन को आधार पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 45,000 रुपया यहाँ पे बेसिक सैलरी की चर्चा किया गया है। 53% अभी जो है वह आपका 55% आपका जो डीए है वो बढ़ चुका है, लेकिन यहाँ 53% पर ही इस उदाहरण को आप समझ सकते हैं। तो 53% डीए को जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तब आपके पास अमाउंट होगा 23,580 रुपया, यानी आपको महीने में मूल वेतन और डीए मिलाकर 68,850 रुपया बना। यानी अन्य भत्तों को यूपीएस में या एनपीएस के कैलकुलेशन में नहीं जोड़ा जाता है डिडक्शन में। तब जब आपको 68,850 रुपया मूल वेतन और डीए का हो गया तब यहाँ पे देखिए कि सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त राशि कैसे बनेगा। अब यहाँ पे समझिए कि
इस चीज़ को ज़रा समझना है कि आपको एनपीएस में यहीं से आपका 10% राशि कट जाता है जो आपके वेतन से कटते हैं, मूल वेतन और महंगाई भत्ता से, और 14% की राशि यहाँ पे सरकार देती है, चाहे अगर आप केंद्रीय कर्मी हो या राज्य कर्मी हो। तो 24% की राशि एनपीएस में यहीं पे जमा होकर एक बड़ा कॉर्पस बना देता है। यूपीएस में देखिए क्या हो रहा है, यूपीएस में भी यहाँ से एक राशि कट रही है 10%, और केंद्र सरकार यूपीएस में 10% का यहाँ पे आपके खाते में पार्टिसिपेशन कर रही है, हिस्सेदारी दे रही है। ऐसे 18% है, लेकिन 8.5% का बेनिफिट आपको डायरेक्टली नहीं मिल पाएगा। यानी यहाँ पे आपका 20% राशि कट जाएगा, यूपीएस के लिए जमा हो जाएगा। अब देखिए कि ये जो राशि है जो आप ये जमा कर रहे हैं, अगर आप 20 साल 25 साल 10 यानी अधिकतम अगर आप 10 वर्ष से ज़्यादा सेवा कर चुके हैं, तब आपको रिटायरमेंट की राशि का देने का प्रावधान यूपीएस में किया गया है। तो अगर आप 10 वर्ष तक अगर इस तरीके की अगर आप अपने बेसिक से अमाउंट को कटवाए हैं, तब आपको आशा होगा कि एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा हमें सेवानिवृत्ति के मामले पे या वीआरएस के मामले पे। लेकिन यूपीएस में ऐसा नहीं है। इस अमाउंट को जब आप देखेंगे तो आप एकदम सोचने पे विवश हो जाएंगे कि इतनी छोटी सी अमाउंट आखिर किस कैलकुलेशन के आधार पर दिया गया। तो देखिए यहाँ पे आपकी 10% की राशि वेतन से कट रहा है, एनपीएस में 14% सरकार दे रही है, 10% यूपीएस में दे रही है। लेकिन जब कैलकुलेशन आएगा तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या कर रहा है, 1/10 इंटू जो भी आपका मूल वेतन और डीए का जो बन रहा है 68,850 रुपया इंटू एल जो हो गया ये आपके महीनों की संख्या हो गया। अगर इस आधार पे कैलकुलेशन करते हैं तो एक वर्ष में 2 6 माह बनेगा। यानी एक वर्ष में पहले वर्ष में 6850 रुपया पहला 6 माही पर और दूसरे 6 माही पर 6850 रुपया। यानी आपके एक साल में आपकी सेवानिवृत्ति पर लगभग 14,000 के आसपास में अमाउंट जमा हुआ जो आपके सेवानिवृत्ति के लिए दिया जाएगा, जबकि आपकी कटौती बहुत बड़ी मात्रा में हो रही है। अब इसी कैलकुलेशन को आप यहाँ पे समझिए कि 68,850 रुपया आपका टोटल बन रहा था, 68,850 रुपया। तो आपको सेवानिवृत्ति के लिए अब देखिए सबसे कम जो है वो 10 वर्ष होना चाहिए। तो अगर 10 वर्ष पे 68,850 रुपया है तो इसका आप जब 1/10 करेंगे तो 6885 रुपया आपका प्रत्येक 6 महीना पर हुआ। अगर आप 10 वर्ष नौकरी किए हैं तो आपको 120 माह आपने सर्विस किया है, यानी आप पूर्ण 6 महीनों की संख्या हो गए 20, यानी 20 6 माह का अमाउंट आपके सैलरी का दिया जाएगा। तो 20 6 अमाउंट हो जाएगा 1,37,700 रुपया। यानी 10 वर्ष की सेवानिवृत्ति के बाद अगर आप 10 वर्ष की सेवा अगर यूपीएस में कंप्लीट करते हैं तो आपका जो 10% की जो राशि कट रहा था वेतन मूल वेतन से यूपीएस में, या जो सरकार 10% दे रही थी, वह राशि आपको नहीं मिलेगा। आपको केवल राशि सेवानिवृत्ति के मामले में ये 1,37,700 रुपया ही मिलेगा। भले ही वो राशि को जब आप कैलकुलेट करेंगे एनपीएस में तो वह अगर इस स्केल पे अगर जिस 68,000 के स्केल पे अगर हमने जो बात किया है, अगर यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो भले ही आपकी कॉर्पस 15 लाख तक क्यों न गई हुई हो, लेकिन आपकी अमाउंट मिलेगी 1,37,000 अप्रॉक्स इतना ही रुपया। अब आइए अगर 15 वर्ष की सेवा, अगर ये 68,850 पे ही कैलकुलेशन है, 15 वर्ष की सेवा करते हैं तो आपने 180 माह सेवा किया है, यानी 30 6 माह ही, यानी आपने 30 6 माह तक अगर 6 माह का कैलकुलेशन इसमें आएगा तब आपको मिलेगा 2,06,550 रुपया सेवानिवृत्ति पर। अगर आप इसी तरीके से 20 वर्ष अगर आपने सर्विस किया है तो अगर इतना 68,850 रुपया है तब आपने 40 6 माह सर्विस किया है, तो 40 6 माह के आधार पर आपको 2,75,400 रुपया। ठीक इसी तरीके से 25 वर्ष अगर 300 माह अगर आपने 25 वर्ष 300 माह अगर आपने किया है तो 50 महीनों में जो आपका मूल वेतन बेसिक का 10वां हिस्सा होगा वह 3,44,250 रुपया सेवानिवृत्ति पर मिलेगा। ठीक इसी तरीके से 30 वर्ष पर 60 6 माह का 4,13,100 रुपया। अगर इस स्केल पे अगर बात करें 68,850 रुपया पे अगर बात करें, अगर कटौती अगर ये 30 वर्ष पे देखेंगे तो लगभग यहाँ पे
50 लाख के आसपास में अगर अमाउंट अगर जो जमा भी रहेगा, अगर आपका सरकार की कटौती, आपकी कटौती और ब्याज अगर जोड़कर, तो आपको ये अमाउंट नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे यही अमाउंट से संतोष करना पड़ेगा। यह यूपीएस की सेवानिवृत्ति का अमाउंट काफ़ी कम है, क्योंकि इसे समझना जरूरी है, क्योंकि आप एनपीएस में रहेंगे या यूपीएस में रहेंगे डिसाइड आपको करना है, लेकिन इस इलस्ट्रेशन को समझना ज़रूरी है। अब देखिए 35 वर्ष में 420 माह में 70 6 माह तो 4,81,950 रुपया 68,850 के वेतन पर बन रहा है। आप इस चीज़ को अपने सैलरी के आधार पर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मूल वेतन, महंगाई भत्ता जो भी है उसका 10वां हिस्सा आपका 1/10 कर दीजिए, और 1/10 करके जितना साल आपने जॉब किया है प्रत्येक वर्ष में आप 2 छमाही के आधार पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन को यहाँ पे हम लोगों ने समझा है उस मामले में जब आप वीआरएस ले रहे हैं, जब आप सुपरएनुएशन हो रहा है, अधिवारिशता हो रहा है, सेवानिवृत्त कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करें, अगर एनपीएस से अगर तुलना करें, तो एनपीएस से अगर तुलना करेंगे तो एनपीएस में आपको यहाँ पे 60% जो अगर 15 लाख जमा होता था अगर 10 वर्ष की सर्विस पर, अगर इस वेतन पे, तो 60% वापस कर दिया जाता था और 40% पर आपकी पेंशन तय, एन्युटी पर पेंशन तय की जाती थी। लेकिन यहाँ पे ये पैसा आपको आपसे संबंधित सेवानिवृत्ति पर नहीं है। अगर आप 30 साल में अगर 50 लाख भी अगर यूपीएस में जमा कर देते हैं तो आपकी यहाँ पे ये 60% राशि जो एनपीएस में रिटर्न होती थी, ये राशि रिटर्न नहीं होगी। आपको केवल यहाँ पे इसी चीज़ से 1/10 इंटू एल से ही, सर्विस लेंथ से ही संतोष करना पड़ेगा। कितना सही है, कितना उचित है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इससे आपको कितना नुकसान है, क्योंकि आने वाले समय में इस संदर्भित और बातों पर हम चर्चा करेंगे। आगे वाले वीडियो में ज़रूर आप पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्योंकि इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझेंगे कि अगर वाकई अगर बीच में अगर पैसा अगर निकालने की ज़रूरत है यूपीएस का, तो क्या पेंशन की राशि मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम जो 25 वर्ष के बाद 50% है, क्या उस पर भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है। तो आगे वाले वीडियो में इस विषय पर चर्चा करेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।